हेलो नमस्कार साथी दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। आज अपने करेंगे मानव पाचन तंत्र। हालांकि पहले भी अपने किया था मानव पाचन तंत्र के बारे में। आज का जो रहेगा आरबीसी क्लास 11 के जीव विज्ञान पाठ्य पुस्तक से करेंगे अपनी। इससे पहले अपने एनसीईआरटी क्लास 11 से किया था। इसमें आज पढ़ेंगे इसके अंदर आहार नाल एवं सहायक ग्रंथ पाचक ग्रंथियाँ कौन कौन सी है। इसमें जानेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, मानव पाचन तंत्र। चलिए इसमें देखिएगा, आज का जो अध्याय है ये रहेगा अध्याय नंबर 22 से है, मानव का पाचन तंत्र। तो आप सभी का नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। इसमें देखो अपने क्या क्या पढ़ेंगे। आहार की संरचना और इसकी सहायक पाचक कौन कौन से वो आप पढ़ने वाले हैं। देखो, शरीर का वह तंत्र जिसमें जटिल भोज्य पदार्थ को अनेक एंजाइमेटिक जल अपघटन द्वारा सरल एवं शोषण योग्य पदार्थों में बदल दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। मानव के पाचन तंत्र का निर्माण है आहार नाल एवं सहायक पाचक ग्रंथियों एवं अंगों के द्वारा होता है। मुख्य मुख्य इसमें भूमिका जो निभाते हैं, एक तो आहार नाल है और इसमें सहायक पाचक ग्रंथियां जो होती है अनेक प्रकार के पाचक एंजाइम को स्रावित करती है। ये भोजन का अपघटन होता है और भोजन का पाचन और अवशोषण की क्रिया इसके अंतर्गत होती है। तो इस प्रकार का मानव का आहार नाल भाग होता है। मुख गुहिका, यहाँ से भोजन को लिया जाता है, मुँह से मुख गुहिका में जाता है। ये लार ग्रंथि होती है, इसमें कई प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इसमें जानेंगे कौन कौन से एंजाइम हैं। फिर ग्रसनी में आता है। ग्रसनी से ग्रसिका से अमाशय में जाता है। अमाशय का आकार जय आकार का होता है। तो फिर कहाँ से जाता है, फिर यहाँ से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत से द्वारा मलाशय के द्वारा फिर से बाहर त्याग दिए जाते हैं। ठीक है, ये यकृत होता है। दो पोलियाँ होती हैं, एक बड़ी पोली और छोटी पोली होती है। ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये पित्ताशय है, यहाँ पे पितरस होता है। और यहाँ से नीचे की तरफ क्या होता है, अग्नाशय होता है। अग्नाशय रस स्रावित करता है छोटी आंत में। यानी कि पित्ताशय और अग्नाशय जो संयुक्त रूप से अपना जो एंजाइम वगैरह स्रावित कहाँ करेंगे, छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में यानी कि ग्रहणी भाग में करते हैं। और यहाँ से इनकी क्रिया चलती है। अब देखो आहार नाली की संरचना है। जो आहार नाल अग्र भाग में मुख से प्रारंभ होता है और पश्च भाग में स्थित है, गुदा द्वार बाहर खुलती है। अर्थात यह मुख से लेकर गुदा तक फैली है। यानी कि जो आहार नाल है मुख से लेकर गुदा तक फैली है और यह लंबी व कुंडलित पेशीय है और के रूप में होती है। और इसका जीवित अवस्था में लंबाई जो है 4.5 मीटर होती है। बाकी मुख्य रूप से यहाँ पर दे रखी है 9 से 10 मीटर होती है। ठीक है, यहाँ पर 4.5 मीटर दे रखी है, मुख्य रूप से ये 9 से 10 मीटर होती है। तो मृत्यु के पश्चात स्थित अवस्था में इसकी लंबाई 7 से 8 मीटर है, लगभग यहाँ पर 15 मीटर तक हो जाती है। ठीक है, 4.5 मीटर दे रखी है, परंतु ये यहाँ पर नहीं होती, लगभग 9 से 10 मीटर होती है। देखिए इसके प्रमुख जो भाग है, मुख गुहिका है, ग्रसनी है, ग्रसिका है, अमाशय है, शुद्धांत्र यानी कि छोटी आंत है, वर्धांत्र बड़ी आंत है, अमाशय है, सॉरी मलाशय है, फिर इसका गुदा द्वार होता है। ठीक है, लगभग 9 इसके भाग है जहां से ये पाचन क्रिया चलती है। अब देखिए मुख गुहिका, मुख या मुख गुहिका। मुख ऊपरी एवं निचले ओष्ठों द्वारा घिरा हुआ एक छिद्र होता है, यह मुख गुहिका यानी कि बक्कल कैविटी जो होती में खुलता है। मुख गुहिका ऊपरी भाग कठोर तथा कोमल तालु के द्वारा बना होता है। इसमें पार्श्व में भित्तियां तथा अदर तल प्रपेश जीवा होती है। जीवा की सतह पर स्वाद कलिकाएं होती है जो खट्टे का, मीठे का, नमकीन का, कड़वे का स्वाद कराती है। जो अपनी जीव होती है, जीव आगे का भाग याद रखना, आगे का भाग मीठे का कराएगी, ठीक है, स्वाद पैदा करती है। पीछे का भाग होता है जीव का, ये कड़वे का, यहाँ से कड़वे का करती है। साइड वाली है ये नमकीन का, ठीक है, ये नमकीन का करती है। और बीच का भाग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बीच में भाग में कोई चीज रखेंगे तो यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल आगे का भाग, साइड के भाग है, साइड का भाग नमकीन और खट्टे का महसूस करती है, आगे का मीठे का, और पीछे का भाग है ये कड़वे का महसूस करती है। दोनों जबड़ों में दंत होते हैं। दांत भोजन को छोटे अंशों में काटने एवं चबाने का कार्य करते हैं। मानव के दंत विषमदंती होते हैं क्योंकि मानव में जो दांत पाए जाते हैं 4 प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के। क्योंकि दंत विभिन्न प्रकार के होते हैं। प्रत्येक जबड़े में जो जबड़ा होता है, प्रत्येक जबड़े में 4 कर्तनक होते हैं। ठीक है, 2 जबड़े होंगे तो प्रत्येक जबड़े में 4 होंगे, दोनों जबड़े में 8 हो जाते हैं। ठीक है, 4 कर्तनक यानी कि इंसाइजर दांत होंगे काटने वाले। 2 रदनक होते हैं,
कैनाइन्स जिसको बोलते हैं भोजन को चबाने के लिए, और अग्रचमणक होते हैं, और जिसको प्री मोलर्स बोलते हैं 4, और 6 क्या होते हैं, चरणक होते हैं, भोजन को तोड़ने के लिए होते हैं। ठीक है। इसमें से आप याद रखना, भोजन को काटने का काम करेंगे कर्तनक, चबाने का जो काम करते हैं अग्रचमणक और चमणक करते हैं। अग्रचमणक और चमणक है भोजन को, यानी कि इसको उनको क्या बोलते हैं, मोलर्स या प्री मोलर्स बोलते हैं, भोजन को चबाने का कार्य करेंगे। कर्तनक है, ठीक है, जो भोजन अपने मुख में ले रहे हैं उसको चीरने फाड़ने का काम करते हैं ये कर्तनक है। जो भोजन को तोड़ने के लिए होते हैं। इस प्रकार वयस्क मनुष्य में टोटल 32 दांत होती है। दांतों का विन्यास देखो, दांतों का सूत्र भी आप याद रखना। यहाँ से डायरेक्टली कई बार बनता है कि दांतों का सूत्र बताइए, दांतों का सूत्र कौन सा है, ये प्रश्न बहुत बार बनता है दांतों का सूत्र वाला। तो दांतों का सूत्र आप याद रखना क्या होता है, देखो दंत सूत्र जो होता है 21-23/21-23, ये होता है दांतों का सूत्र होते हैं, इंटू 2 लगाते हैं। ठीक है, इनकी ये ऊपरी जबड़े के लिए, वो नीचे जबड़े के लिए, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 दूनी 4, 2 2 दूनी 4, क्या हो गया, नीचे की तरफ 4 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। इसका मतलब क्या है, आई फॉर इंसाइजर। कर्तनक 4 दांत होते हैं एक ऊपरी जबड़े में, निचले जबड़े में भी 4 होते हैं। केनाइन दांत कर्तनक होते हैं, ऊपरी जबड़े में 2, निचले में भी 2। प्री मोलर्स 4 होती हैं, 4 होते हैं दोनों में, और मोलर्स भी 6 होते हैं। यहाँ से अलग अलग इनकी संख्या में याद रखना। यहाँ से एक प्रश्न पूछा हुआ है कि प्रत्येक जबड़े में प्री मोलर्स या मोलर्स की दांतों की संख्या कितनी होती है, वो थोड़ा सा याद रखना अभी। अब देखिए, मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत उत्पन्न होते हैं। पहले दंत सेट को दूध के दांत कहते हैं, मिल्क टेथ कहते हैं, और दूसरे सेट को स्थायी दांत कहते हैं। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है, ये भी याद रखना आप। और 2 बार दंत उत्पन्न होने की व्यवस्था को द्विबार दंती कहते हैं। दूध के दांतों में अग्रचूणक अनुपस्थित होते हैं, यानी कि जो दूध के दांत होते हैं उसमें तो अग्रचूणक दांत होते हैं, वो क्या होते हैं, प्री मोलर्स दांत होंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, अनुपस्थित रहेंगे। अब देखिए दंत की संरचना किस प्रकार होती है। दंत बहुत कठोर संरचना होती है। प्रत्येक दंत में 3 भाग होते हैं। निचला भाग जो जबड़े के अस्थि से गर्त में स्थिर मूल कहलाता है, ऊपरी भाग शिखर कहलाता है, क्रोन, तथा दोनों के मध्य में सूड़े का घिरा होता है, ग्रीवा होता है। दंत के निर्माण में अस्थि समान कठोर डेंटिन से बना होता है, और दंत के केंद्रीय भाग को में मजा हुआ, ठीक है, फुल कैविटी, फुल फुल पल्प पल्प कैविटी होती है, पल्प कैविटी होती है, जिसमें दंत कोशिकाएं रुधिर वाहिनियों तथा तंत्रिका तंतु होती है। इसके आधार भाग में एक छिद्र पाया जाता है जिसको कहते हैं शीर्ष छिद्र कहते हैं। अब देखो दांतों की संरचना देखो, यहाँ से यहाँ पर दांतों की कुछ विशेषताओं के बारे में बता रखा है। क्वेश्चन देखो ये बनता है मोस्टली यहाँ पर, इनेमल, सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, इनेमल होता है। ये डेंटिन हो गया, ये डेंटिन है, ये मूल है भाग, ग्रीवा भाग हो गया, शिखर भाग ऊपर का भाग हो गया, ये मसूड़ा है, अस्थि है, सीमेंट का निर्माण करती है इसको जगड़ रखने के लिए, मूल रंध्र है, मूल रंध्र खुला छोर, इस प्रकार की इसकी संरचना है। मोस्टली प्रश्न यहाँ से ये बनता है। देखो एक तो दंत सूत्र याद होना चाहिए, दांतों को 4 प्रकार के दांत है, कौन से कितने दांत है वो पता होना चाहिए, बस इतने याद है तो ये दांत वाला ये कंप्लीट है आपका। अब देखो इसमें इस छिद्र द्वारा दंत को रक्त एवं तंत्र के सेवन किया जाता है। दंत कोशिकाओं की सक्रियता से दंत को आकार में वृद्धि होती है। प्राय एक निश्चित आयु के पश्चात ये निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कि एक आयु जब निश्चित आयु प्राप्त कर लेता है तो दांत जड़ने भी लगते हैं, ठीक है, दांत नष्ट होने शुरू हो जाते हैं और दांत का विकास रुक जाता है, और दंत कोशिकाएं डेंटिन का स्त्राव करती है। दंत का शिखर दंत वलक द्वारा ढका होता है, जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। दंत वलक यानी कि इनेमल, सबसे कठोर भाग कौन सा हो गया, इनेमल हो गया। आपने देखा होगा दाह संस्कार के समय अपने जाते हैं, फूल चूगने जाते हैं, फूल का मतलब ये हो गया वो वहाँ पर कुछ हड्डियाँ हैं, मुख्य रूप से उसके दांत वहाँ पर पड़े रहते हैं, दांत जलते नहीं है। यहाँ पर दांत हो गए, नाखून हो गए, क्योंकि सबसे कठोर जो भाग होते हैं ना यहाँ से का इनेमल होता है, ये कभी जलेगा नहीं। मूल गर्त में अस्थि समान सीमेंट द्वारा स्थिर रहता है। अब देखो ग्रसनी का क्या कार्य है, देखो ग्रसनी देखो जो ग्रसनी है
मुख गुहिका एवं कृषिका के मध्य का भाग जो क्या कहलाती है, ग्रसनी कहलाती है। एक तो मुख गुहिका होगी और ग्रसिका का मध्य काल, इन दोनों के बीच का जो कहलाती है ग्रसनी कहलाती है। कि भोजन को अंदर लेने का और सांस लेने का जो उभयनिष्ठ मार्ग होता है ना, ग्रसनी होती है। और यह सबसे पाचन तंत्र का सम्मिलित भाग है, यानी कि उभयनिष्ठ भाग है। इसकी भित्ति में एच की पेशियों में निर्मित होती है। ग्रसनी में स्टेक की नलिकाएं के छिद्र उपस्थित होते हैं। याद रखना, स्टेकी नलिकाओं के छिद्र कहाँ स्थित होते हैं, ये होते हैं ग्रसनी में। और इसके पश्च भाग में दो छिद्र घाटी तथा निगल द्वार होते हैं। ग्लोटिस ढक्कन होता है। ग्लोटिस ढक्कन जब भी अपने भोजन खाते हैं, तो जब भी ग्रसिका के अंदर भोजन जाने वाला होता है, तो उससे पहले यहाँ से एक ढक्कन लग जाता है, ताकि भोजन क्या श्वास नली में न जाए। तो रोकने के लिए क्या होता है, ग्लोटिस होता है या घाटी ढक्कन होता है। ग्रसनी निगल द्वार के माध्यम से नली समान क्या कहाँ खुलती है, ग्रसिका में खुलती है। ग्रसनी कहाँ खुलेगी, ग्रसिका में खुलेगी। ग्रसिका जो है यह लगभग 25 सेमी होती है और इसकी भित्ति में ऊतकों के सामान्य स्तर पर श्रोषा, बाह्यपेशी स्तर, श्लेष्मिका, सब म्यूकोसा या म्यूकोसा पाए जाते हैं। और श्रोषा वास्तव में आंतरंग पेरिटोनियम होता है। यह केवल प्रत्यास्थ तंतु में संयोजी ऊतक का बना होता है। पेशी स्तर में बाह्य अनुदैर्ध्य एवं भीतरी वर्तुल अरेखित पेशियों के स्तर होते हैं। और अध्यक्ष श्लेष्मिका संयोजी ऊतक से निर्मित स्तर होता है। यहाँ पर कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर उसी की विशेषताओं के बारे में बता रखा है। ठीक है, की विशेषताओं के बारे में बता रखा है। श्लेष्म वगैरह पाए जाते हैं, जो कि भोजन को आगे जाने में इसका मार्ग जो है अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। और अध्यक्ष श्लेष्मिका संयोजी ऊतक से निर्मित स्तर होता है। इसमें तंत्रिकाएं हैं, रुधिर एवं लसिका वाहिनियां हैं, कोलेजन है, लचीले तंतु है, श्लेष्मा ग्रंथियां है पाई जाती है। श्लेष्मिका सबसे भीतरी स्तर है। इसमें उपकला, आधार, पटल एवं श्लेष्मिका पेशी पाई जाती है। ग्रसिका की भीतरी उपकला तल की उपकला के रूप में होती है। ग्रसिका के प्रारंभिक भाग में रेखित पेशियां पाई जाती है। ग्रसिका भोजन को क्रमाकुंचन द्वारा ग्रसनी से आमाशय में भेजती है, यानी कि भोजन को ग्रसिका क्या करती है, क्रमाकुंचन जिग गति के द्वारा ग्रसनी से क्या करेगी, आमाशय में भेजती है। और श्वास नली में भोजन के प्रवेश को घाटी ढक्कन द्वारा रोका जाता है, यानी कि घाटी ढक्कन एपिग्लोटिस क्या करेगा, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। मोस्टली एक यही प्रश्न बनता है कि भोजन को श्वास नली में जाने से कौन रोकेगा, एपिग्लोटिस। अब देखिए आमाशय, देखिए ये उदर गुहा में बाईं ओर तनपुट यानी कि डायफ्राम जो होते हैं उसके नीचे स्थित होता है। ग्रसिका तनपुट को छेद कर, यानी कि तनपुट यानी कि फेफड़ों से होती हुई जो ग्रसिका कहाँ जाती है, आमाशय में जाती है, उदर गुहा में प्रवेश करती है और आमाशय में खुलती है। आमाशय जो है, यानी कि पेट जो हमारा है, पेश या थैले के समान, इसका आकार कितना कैसे होता है, जे आकार का, इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का जे आकार का। आमाशय के 3 भाग होते हैं, याद रखना, जठरागम कार्डियक पार्ट है, फंडस क्षेत्र है, और जठर निर्गमी यानी कि पाइलोरिक पार्ट है। इंग्लिश में याद रख सकते हो आप, कार्डियक पार्ट, फंडस पार्ट है और पाइलोरिक पार्ट है। एक इसके भाग है, आमाशय के 3 भाग है। इस प्रकार अपने पढ़ेंगे छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डीजीआई रूप में होते हैं, डीजीआई, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम होता है। इसी प्रकार बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, सिक्कम, कोलन और रेक्टम, सिक्केआर, सिक्कम, कोलन और रेक्टम होते हैं। ठीक है, सिक्कम, कोलन और रेक्टम 3 भाग होते हैं। इस प्रकार आमाशय के भी 3 भाग कौन कौन से है, कार्डियक पार्ट, फंडस क्षेत्र और पाइलोरिक वर्ग होता है। ठीक है, ये याद रखना। अब देखिए जठरागम यानी कि कार्डियक पार्ट, यह ग्रास नाल से जुड़ा छोटा भाग है। सबसे छोटा भाग कौन सा है, जठरागम सबसे छोटा भाग है, याद रखना। और सबसे बड़ा भाग और सबसे ज्यादा क्रिया किस भाग होती है, फंडस क्षेत्र में होती है। फिर आता है जठरनेगम। ग्रास नाल व कार्डियक भाग के मध्य पाए जाने वाले मार्ग को कार्डिया कहते हैं। यह भाग जिस स्थान पर ग्रास नाल से जुड़ता है, यानी कि शुरुआत का भाग कौन सा है, ग्रास नाल से जुड़ा भाग जठरागम भाग है। और वहां पर एक तरफा कार्डियक संकोचन पाया जाता है, जो भोजन को आमाशय से ग्रास नाल में जाने से रोकता है। कार्डियक संकोचन होता है वहां पर, कार्डियक संकोचन। इसका कार्य क्या रहता है, यह भोजन को आमाशय से ग्रास नाल से जाने से रोकता है। इसे कार्डियक कपाट या जठरागम अवरोध नहीं कहते हैं, यानी कि वापस ना चला जाए भोजन, ग्रास नाल से आमाशय में आया, आमाशय से वापस ग्रास नाल में न जाए। इसको रोकने के लिए क्या होगा, कार्डियक संकोचन बोलती है, या इसको क्या बोल दिया,
कार्डियक कपाट या जठरागम अवरोधनी बोल दिया। अब देखिए फंडस क्षेत्र, ये अमाशय का अधिकांश भाग लगभग 80% बनाता है, जहां पर यहीं पर पाचक रसों का स्त्राव होता है। सर्वाधिक पाचन की क्रिया या पाचक रसों का स्त्राव है फंडस भाग में होता है। ये अमाशय के मध्य भाग के निर्माण करते हैं। क्या करता है? मध्य भाग का निर्माण करते हैं। अब देखिए जठर निर्गमी भाग, पाइलोरिक पार्ट, ये अमाशय का अंतिम भाग है जो ग्रहणी में जुड़ा होता है। ग्रहणी यानी कि छोटी आंत का एक भाग है ग्रहणी, तो क्या बोलते हैं ड्यूडेनम भाग से जुड़ा होता है। और पाइलोरिक भाग व ग्रहणी के बीच का छिद्र होता है, एक पाइलोरस कहलाता है। यह जिस स्थान पर ग्रहणी से जुड़ता है वहां पर जठर निर्गम अवरोधनी पाई जाती है, और यह भोजन को विपरीत दिशा में से जाने से रोकता है। इसे पाइलोरिक कपाट कहते हैं। पाइलोरिक कपाट का मतलब क्या हो गया? जब भोजन ग्रास नाल से अमाशय में आ गया जठरागम भाग में, तो वहां से वापिस न जाए, इसको रोकने के लिए कपाट लगाए जाते हैं। जैसे एपिग्लोटिस लगाते हैं ना भोजन को, जब भोजन है ग्रसने से कृषिका में जाता है ताकि वो श्वास नली में न जाए, इस एपिग्लोटिस ढक्कन होता है। और इसी प्रकार का यहाँ पर भी एक होता है कपाट होता है, इसको क्या बोलते हैं? पाइलोरिक कपाट बोलते हैं। और अमाशय की भित्ति का निर्माण भी सामान्य 4 स्तरों में होते हैं। श्लेष्मिका, वलित एवं मोटा स्तर होता है। श्लेष्मल यानी कि जो म्यूकोस वगैरह है, उसकी बात यहाँ पर कर रहा है। उपकला सरल स्तंभाकार होती है, इसमें श्लेष्मा स्रावित करने वाली कोशिका भी होती है। श्लेष्मा अमाशय को स्वपाचन से बचाता है। और उपकला के वलन में निर्मित लंबी नलिकाकार ग्रंथियां भी पाई जाती है। ये ग्रंथियां 2 प्रकार की होती है, जठरीय ग्रंथियां होती है और जठर निगम ग्रंथि, 2 प्रकार की होती है। यहाँ देखो, एक तो जठर ग्रंथि हो गया, एक जठर निर्गम ग्रंथि है। ये दोनों आधार पटल में स्थित होती है। जठर ग्रंथियां जो है अम्लीय जठरस और जठर निर्गम ग्रंथियां मुख्यतः श्लेष्मा का स्राव करती है, याद रखना। जठर निर्गम ग्रंथि है किसका स्राव करती है? श्लेष्मा का स्राव करती है। और जठर ग्रंथियां अम्लीय जठरस का स्राव करती है। और इन ग्रंथियों की मुख्य कोशिकाएं या जाइमोजन ग्रंथि, चीफ सेल ऑफ जाइमोजन सेल्स है, पेप्सिनोजन का स्राव करती है। यहां से याद रखना, पेप्सिनोजन का जो स्राव करने वाली ग्रंथि है उनको ग्रंथियों क्या बोलते हैं? मुख्य कोशिकाएं बोलते हैं अमाशय की। एक होती है ऑक्जेंटिक कोशिकाएं या अम्लजन कोशिकाएं जिसको बोलती हैं। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं या अम्लजन कोशिकाएं होती है, ये क्या करती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है, यानी कि HCl का। HCl का स्राव कौन सी कोशिकाएं करती है? ऑक्जेंटिक कोशिकाएं या अम्लजन कोशिकाएं होती हैं। ये ग्रंथियां फंडस एवं मध्य भाग में पाई जाती है तथा अमाशय का लगभग 80% भाग बनाती है। जठर निर्गम ग्रंथियां जठर निर्गम भाग में स्थित रहती है और अमाशय का लगभग 20% भाग बनाती है। और अमाशय के बाह्य स्तर, बाह्य पेशी स्तर में बाह्य अनुदैर्ध्य, मध्य वर्तुल एवं आंतरिक त्रिक पेशी नामक 3 स्तर इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से केवल इतना याद रखना, जठर ग्रंथियां अम्लीय जठर का स्राव करती हैं और जठर निर्गम ग्रंथियां मुख्यतः श्लेष्मा का स्राव करती है। मुख्य कोशिकाएं जो है या फिर जाइमोजन कोशिकाएं क्या करती हैं? पेप्सिनोजन का स्राव करती है। तो आगे चलकर ये पेप्सिनोजन पेप्सिन में चेंज होगा, जहाँ से प्रोटीन का पाचन करेगा। और अम्लजन कोशिकाएं क्या करती हैं? HCl का स्राव करती है। अब देखिए इसमें छोटी आंत देखो, तो छोटी आंत है अमाशय जठर निर्गम छिद्र द्वारा छोटी आंत से में खुलता है। अमाशय का जो जठर निर्गम भाग है, पाइलोरिक भाग है, वो कहाँ खुलेगा? छोटी आंत में खुलता है। छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में या ग्रहणी भाग में खुलता है। जीवित अवस्था में लगभग 3 मीटर लंबी होती है और इसका प्रथम खंड लगभग 25 सेमी लंबा यू आकार का ग्रहणी में कहलाता है। तो अग्नाशय वाहिनी एवं सामान्य पीत वाहिनी इसी भाग में खुलती है। अग्नाशय वाहिनी है, अग्नाशय रस का स्राव करती है, और पीत वाहिनी पीत रस का स्राव करती है, जो यकृत से इकट्ठा होता है। वो कहाँ खुलते हैं? ड्यूडेनम भाग में यानी ग्रहणी भाग में खुलती हैं। और इनके रंध्र पर आर्टिक के अवरोधनी, ठीक है, स्पाइन सेंटर ऑफ ओडी उपस्थित रहती है। अब ये क्या है देखो, देखते हैं ओडी के अवरोधनी। और छोटी आंत का द्वितीय भाग है अर्थात मध्य खंड 1 मीटर लंबा होते हैं, कुछ कुंडलित होते हैं, जिसे अग्र छुदांतर यानी कि जेजुनम भाग कहते हैं। और छोटी आंत का अंतिम खंड क्या होता है? 1.75 मीटर लंबा होता है, अधिक कुंडलित होते हैं, उसको क्या कहती है? छुदांतर यानी कि इलियम भाग कहती है। इसके मतलब क्या हो गया? 3 भाग हो गए, कौन कौन से? DGI, ड्यूडेनम, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। इंग्लिश में आप याद रखना इनको। अब देखो
शुद्धांत्र की संरचना देखो, ये इलियम की संरचना है। ये शिरोष्टा हो गया, अनुद्रीय पेशी हो गया, अद्य श्लेष्मिका श्लेष्मिक पेशी हो गया, स्तनकुर पाया जाता है, मध्य श्लेष्मिका रुधिर वाहिनियां पाई जाती है। यहाँ पर इस प्रकार का स्तनकुर विलय क्षेत्र पाया जाता है। ये क्या करते हैं, शोषण का कार्य करते हैं। अब देखिए इसमें आंतरभित्ति में सामान्य 4 उत्तकीय स्तर पाए जाते हैं। श्लेष्मिका एवं अद्य श्लेष्मिका दोनों वलित होते हैं। वलन लगभग 8 मिमी के होते हैं तथा कर्किरिंग के वलन जो कहलाते हैं, फोल्ड ऑफ वर्किंग। श्लेष्मिका के वलनों पर लगभग 1 मिलीमीटर अंगुली जैसी उभार होती है, उसका क्या कहते हैं, रसांकुर। ये ध्यान, विलय क्षेत्र याद रखना, ये याद रखना। देखो इनका कार्य याद रखना क्या होगा। प्रत्येक रसांकुर में स्तनीय कोशिकाएं यानी कि लेक्टल, वेजल अथवा लेसिका कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं तथा चिकनिक पेशियां पाई जाती हैं। रसांकुरों की प्रत्येक उपकला कोशिका पर 1 माइक्रोमीटर लंबे लगभग 1000 सूक्ष्मकुर यानी कि माइक्रोविली होती है। ये सूक्ष्मकुर ब्रश बॉर्डर का काम करते हैं, ब्रश बॉर्डर का काम करते हैं। वलन रसांकुरों पर एवं सूक्ष्मकुरों की उपस्थिति से आंत की पाचन शोषणकारी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। देखो यहाँ पर जो वलन क्षेत्र है, रसाकूर है यानी कि विली क्षेत्र है, एक सूक्ष्मकूर है यानी कि माइक्रोविली है, ये क्या करते हैं, अवशोषणकारी सतह जो होती है उसका क्षेत्रफल बढ़ाने का कार्य करते हैं, याद रखना। शुद्धांतर के श्लेष्मिका में एकल या समूह में लसिका ग्रंथियां पाई जाती है, जिन्हें पेड़ के समूह कहते हैं। अंतर्वलित होकर नलिकाकार अंतर्ग्रंथियां बनाती है। ग्रंथियों को लीब्रकुन ग्रंथिकाएं कहते हैं। अंतर्ग्रंथियां जो होती है उसको क्या कहते हैं, लीब्रकुन अंतर्ग्रंथियां भी कहते हैं। लीब्र ग्रंथियों को लीब्रकुन ग्रंथिकाएं कहते हैं। इन ग्रंथिकाओं में क्लस कोशिकाएं, आंतरिक कोशिकाएं एवं पनेत कोशिकाएं होती हैं लीब्रकुन की ग्रंथियों में। किससे संबंधित है, छोटी आंत से, याद रखना। यानी कि अंतर क्या करता है, वलित होकर नलिकाकार आंतर ग्रंथियां बनाती है। और इन ग्रंथियों को यहां से देखो किस प्रकार बन सकता है कि छोटी आंत में अंतर्वलित होकर नलिकाकार आंतर ग्रंथियां बनाती है। और इन ग्रंथियों को क्या कहा जाता है, इनके क्या कहेंगे, लीब्रकुन ग्रंथिकाएं कहते हैं। लीब्रकुन ग्रंथिकाएं, याद रखना। और इन ग्रंथिकाओं में 3 प्रकार की होती हैं, क्लस कोशिकाएं, आंतरिक कोशिकाएं और पनेत कोशिकाएं। अब देखिए क्लस कोशिकाएं जो है श्लेष्मा स्त्राव करती है। इनको आप अलग अलग लिख लेना कि क्लस कोशिकाओं का कार्य क्या है। ये कहती है श्लेष्मा स्त्राव करती है। और आंतरीय कोशिकाएं बड़ी मात्रा में जल एवं जल अपकट्टों का स्त्राव करती है। जल और जल अपकट्टे हैं, उनका स्त्राव करने का कार्य किसका रहेगा, इसका रहेगा आंतरिक कोशिकाएं का। और क्लस कोशिकाएं क्या करती है, श्लेष्मा स्त्राव, ये जल और जल अपकट्टियों का स्त्राव करती है। और पनेत कोशिकाएं देखो यहाँ से, इनमें पाचक एंजाइम भरे होते हैं। पनेत कोशिकाएं जीवाणुओं को मारने वाले एंजाइम लाइसोसोम का स्त्राव करती है। यहाँ से देखो क्वेश्चन एक अगर बने तो इस प्रकार का बन सकता है कि लीब्रकुन ग्रंथिकाओं में की निम्न में से कौन सी कोशिकाएं हैं जो लाइसोसोम का स्त्राव करती है और जीवाणु को मारने में मुख्य भूमिका निभाती है, तो कौन सी हो जाएगी, पनेत कोशिकाएं, याद रखना। गहराई का क्वेश्चन बनेगा, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, तो यहाँ से आपका छोटी आंत से बनेगा, या इन चीजों को याद कर लेना जैसे मैंने बताया। चलिए नेक्स्ट देखो इसमें ग्रहणी भाग में श्लेष्मा का स्त्राव करने के लिए अतिरिक्त छोटी कुंडलित श्लेष्मा ग्रंथियां ग्रहणी की अद्य श्लेष्मिक में पाई जाती है। इसको क्या कहते हैं, ब्रूनर ग्रंथियां कहते हैं। इनमें ब्रूनर ग्रंथियां भी पाई जाती है, वो श्लेष्मा का स्त्राव करती है। अब देखो बड़ी आंत, देखो बड़ी आंत का क्या कार्य है, क्या क्या करती है। जो बड़ी आंत है, आहार नाल का अंतिम खंड बड़ी आंत है और इसका व्यास अधिक होता है। यानी कि इसे बड़ी आंत कहने का मतलब क्या होता है, आंत की लंबाई में सबसे छोटी होती है और चौड़ाई में बड़ी होती है, व्यास में। उसकी वजह से इसको क्या कहती है, बड़ी आंत कह दिया। और इसकी लंबाई है लगभग 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत 3 भागों में उंडुक, वर्धांतर तथा मलाशय से मिलकर बनी होती है। यानी कि सिकम, रेक्टम और सिकम कोलन और रेक्टम, याद रखना, सिकम कोलन और रेक्टम। छोटी एवं बड़ी आंत की संधि पर पाया जाता है सिकम, जहां पर दोनों जुड़ेगी सिकम भाग से जुड़ती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। यानी कि छोटी आंत किस में खुलेगी, बड़ी आंत के उंडुक क्षेत्र में, इतना याद रखना है। ये अवशेषी अंग आता है, पाया जाता है, ये एक अवशेषी अंग माना जाता है। उंडुक के सिरे पर एक अंगुली समान प्रवृत्त
जो लगभग 1 सेमी व्यास की व 8 सेमी लंबी होती है, जिसे कर्मी रूपी प्रशेषिका पाई जाती है। कर्मी रूपी प्रशेषिका कहलाती है। ये अपेंडिक्स नार कहते हैं। अपेंडिक्स जैसे कहते हैं ना, अवशेषीय अंग है हमारे शरीर का अवशेषीय अंग कौन सा? अपेंडिक्स है। तो किससे जुड़ा होता है? सिक्कम भाग से जुड़ा होता है, बड़ी आंत का भाग है ये। और परिशोषिका का कोई कार्य नहीं होता। और क्षुधांतर इलियम जो है, ये वर्धांतर कोलन के मध्य एक त्रिकांतर कपाट होता है, जो पदार्थों को क्षुधांतर से वर्धांतर में आसानी से जाने देते हैं, और लेकिन क्षुधांतर में तो इलियम क्षेत्र है वापिस नहीं आने देता है। वर्धांतर के 3 भाग होते हैं, आरोही, अनुप्रस्थ एवं अवरोही वर्धांतर होते हैं। ठीक है, ये 3 भाग होते हैं। कोलन के 3 भाग, कोलन है वर्धांतर, यानी कि वर्धांतर कोलन। देखिए मलाशय एवं गुदा द्वार, देखो रेक्टम और एनस। बड़ी आंत का अंतिम भाग मलाशय होता है, जो गुदा द्वारा बाहर खुलता है, और गुदा के चारों ओर अवरोधनी, 2 अवरोधनी होती है। आंतरिक अवरोधनी और चिकनी, और पेशी और बाह्य अवरोधनी रेखित से बनी होती है। और बड़ी आंत की भित्ति में 4 उत्कीय उपस्थित होते हैं। कितने होते हैं? 4 उत्कीय उपस्थित होते हैं। और श्लेष्मा की कोशिकाएं केवल श्लेष्मा का स्राव करती है, जिसमें बाइकार्बोनेट भी होता है। और बड़ी आंत में सांकुरों का अभाव होता है, यानी कि विली क्षेत्र इसके अंदर नहीं होता है, यानी कि अवशोषण ज़्यादा नहीं होता है इसमें। इसकी उपकला विली क्षेत्र क्या करते हैं? कोशिका शोषण में भूमिका निभाते हैं। कोई पाचक एंजाइम में नहीं होता है। वर्धांतर की अनुद्रीय पेशी पर 3 पट्टिकाएं टिन्नी कुलाई के रूप में व्यवस्थित होती है। अंत की भित्ति इन पट्टिकाओं के बीच में शुष्कांगों यानी कि होस्टोरिया के रूप में उभरी रहती है। और वर्धांतर के अनेक सहजीवी जीवाणु भी रहते हैं। ठीक है, अनेक इसमें वर्धांतर में क्या सहजीवी जीवाणु वगैरह होती है। अब देखो पाचक ग्रंथियां, केवल छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इसके भाग कौन कौन सी है, और मैं भाग कौन कौन सी कार्य करती है, यहाँ से इतना कुछ आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे अगर पढ़े तो काफ़ी कुछ होता है, परंतु याद रखने के लिए मेन कुछ पार्ट होते हैं। जैसे अब देखो पाचक ग्रंथियां में लार ग्रंथियां, यहाँ से लार ग्रंथियां कौन कौन से एंजाइम स्राव करती है और किसका पाचन करती है, इतना याद रखना अपने को। यकृत में कौन सा एंजाइम होता है, अग्नाशय में कौन कौन से एंजाइम आते हैं, और इन किस एंजाइमों के साथ से किसका पाचन होता है, इतना याद अगर आपको है तो पाचक ग्रंथियां आपको याद हो जाएगी। अब देखिए मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। कितनी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। इन्हें अधोजीवा, सबलिंगुअल, अधोजब, सब मैक्सिलरी एवं कर्णपुरो पेट्रोइड ग्रंथियां कहते हैं। 3 ग्रंथियां होती है। इन ग्रंथियों द्वारा स्रावित लार मुख गुहिका में आती है, और लार क्षारीय तरल होते हैं। ना होता है तारली क्षारीय तरल होता है, और इसमें जल, टाइलिन या फिर अल्फा एमिलेज, लाइसोजाइम, श्लेष्मा एवं सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम बाइकार्बोनेट आदि के आयन उपस्थित होते हैं। और टाइलिन क्या करता है? पाचक एंजाइम है। और लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणु को नष्ट करता है। याद रखना, टाइलिन, इसको टाइलिन बोल दिया तो टाइलिन भी कह सकते हैं, या फिर अल्फा एमिलेज भी कह सकते हैं। 2 प्रकार के मुख्य जो एंजाइम है, याद रखना, टाइलिन और लाइसोजाइम। किसके द्वारा स्रावित होता है? लार ग्रंथि द्वारा। लार ग्रंथि में ये द्वारा स्रावित किया जाता है, मुख्य गुहिका में स्रावित होता है ये। अब यहाँ से थोड़ा देख लो, टाइलिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, याद रखना। किसका पाचन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो कि पाचन की प्रक्रिया मुख्य गुहा से प्राप्त शुरू हो जाती है, और सर्वप्रथम किसका पाचन शुरू होता है? कार्बोहाइड्रेट का, मुख्य गुहिका से। और लाइसोजाइम क्या करेगा? ये क्या करेगा? जब हम भोजन करते हैं तो कुछ जीवाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश न करे, या प्रवेश कर भी जाए तो लार के माध्यम से उनको क्या कर दिया जाता है? नष्ट कर दिया जाता है। अब देखिए यकृत क्या होता है। देखो यकृत के बारे में देखो, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। याद रखना, एक तो ये भी है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत है, और पाचक ग्रंथि भी सबसे बड़ी कौन सी है? यकृत ग्रंथि है। और दूसरी अगर पूछे कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि अग्नाशय है, वो अपने आगे पढ़ेंगे। देखो, इसका निर्माण है भ्रूण के एंडोड्रम से होता है। ये याद रखना, यहाँ से मोस्ट प्रश्न यहाँ से ये बनेगा। ये सभी को पता है, अभी तक बहुत बार प्रश्न आ गया, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि यकृत है। अब ये अधिकतर को पता नहीं होगा इसका निर्माण कैसे होगा। इसका निर्माण जो होगा भ्रूण के एंडोड्रम से होता है, क्योंकि भ्रूण का जब निर्माण होता है 3 परतें होती हैं, एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम होता है। एंडोड्रम जो होता है इसकी
इससे किसका निर्माण होता है? यकृत से होता है। स्वस्थ मनुष्य में इसका जो भार होता है 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। यह लगभग 15 से 22 सेमी चौड़ा होता है। यकृत जो होता है तनपुट यानी कि डायफ्राम के नीचे होता है, जो हमारा डायफ्राम होता है उसके नीचे दाईं ओर पाया जाता है। और यकृत में 2 प्रमुख पोलियां होती है, दाईं पोली और बाईं पोली होती है। दाईं पोली बाईं पोली से बड़ी होती है, याद रखना। दाईं जो पोली होती है वो बाईं पोली से बड़ी होती है। इनके अतिरिक्त 2 पोलियां और होती है, इन्हें क्वाड्रेट और कोडेट पोलिया कहते हैं। दाईं पाली के नीचे सतह पर एक पतली दीवार का थैली नुमा हरे रंग का पित्ताशय गेल ब्लेंडर होता है। तो इसको आप थोड़ा सा इंग्लिश में भी याद रखना, कई बार क्या होता है हिंदी वाले को ज़्यादा समस्या होती है इसमें। पित्ताशय नहीं देकर इसमें गेल ब्लेंडर भी दे दे, लिखी हिंदी में आपको दे दे गेल ब्लेंडर, तो याद रखना ये पित्ताशय की बात कर रहे हैं। तो पित्ताशय में यकृत कोशिकाओं द्वारा स्रावित क्या होता है? बाइल होता है। बाइल यानी कि पीत रस होता है। पीत पीले हरे रंग का होता है। इसमें पीत वर्णक यानी कि बाइल पिगमेंट्स होता है। तो पीत लवण यानी कि बाइल साल्ट होती है और ये क्षारीय पदार्थ है, याद रखना। पीत रस क्या है? एक क्षारीय पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें दोनों यकृत पिंडों से निकली यकृत वाहिनियां मिलकर सामान्य यकृत वाहिनियां बनाती है। सामान्य यकृत वाहिनी तथा पित्ताशय की वाहिनी के मिलने से सामान्य पीत वाहिनी बनती है, जिसे डक्टस या क्लोडोक्स भी कहते हैं। ये पीत रस को ग्रहणी में पहुंचाती है। डक्टस कोल्डक्स होते हैं, एक पीत वाहिनी होगी, उसकी सहायता से क्या होगा, जो पीत रस बना है वो क्या होगा? ग्रहणी में जाएगा, यानी कि छोटी आंत ग्रहणी भाग में क्या कह सकते हैं, या छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में जाते हैं। सामान्य पीत वाहिनी मनुष्य की ग्रहणी की समीपस्थ भुजा में खुलती है और इसके खुलने के स्थान पर एक कपाट पाया जाता है। इसको क्या कहते हैं? उड़ाई का अवरोधनी कहते हैं। उड़ाई की अवरोधनी इस छिद्र का नियंत्रण करती है। यकृत का निर्माण जो है अनेक यकृत पालियों द्वारा होता है और इन्हें क्या कहते हैं? यकृत की क्रियात्मक इकाई कहती है। यकृत की पोलियां क्या है? यकृत की क्रियात्मक इकाई है, याद रखना, यकृत की क्रियात्मक इकाई है। और यकृत पोलियों का जो निर्माण है यकृत कोशिकाएं करती है और यकृत कोशिकाओं की पंक्तियों के बीच संकरे अवकाश होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन अवकाशों में असतत अंतःस्तर वाली कोशिकाएं स्थित होती है। इन कोशिकाओं की यकृत कोठरियां कहते हैं और इनकी भित्ति में संलग्न कुफ्र कोशिकाएं, ये याद रखना आप। कुफ्र कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? यकृत कोशिकाएं पाई जाती है। इसका काम क्या है? देखो यहाँ से कुफ्र कोशिकाओं का काम क्या है, कार्य क्या है, ये याद रखना आप। महाभक्षक यानी कि जीवाणु विषाणु कीटाणु जो भी है उनको मारने का काम करती है। ये जीवाणु तथा जीर्ण शीर्ण रक्ताणुओं को विघटन करती है और पोलियों के बीच में के बाहरी कोने पर यकृत धमनी, यकृत निवाहिका, शीरा तथा पीत वाहिनियों की संख्या स्थित होती है। ये तीनों मिलकर निवाहिका त्रिक बनाती है। यहाँ से यकृत के बारे में एक ये याद रखना, कुफ्र कोशिकाएं किससे संबंधित है? कुफ्र कोशिकाएं यकृत से संबंधित है और इसका कार्य क्या है? महाभक्षकाणु होती है, इनकी जीवाणु तथा जीर्ण शीर्ण रक्ताणु को विघटन करने का कार्य करती है ये। देखो यहाँ से मोस्ट प्रश्न बनते हैं यकृत से संबंधित होंगे। यकृत के प्रमुख कार्य देखो क्या है? पीत का निर्माण करना। यकृत का प्रमुख कार्य क्या है? पीत का निर्माण करना। ये पीले हरे पीत क्या हरे रंग का क्षारीय तरल है। इसमें पीत लवण, पीत वर्णक होता है, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन आदि पदार्थ होते हैं। पीत लवणों में प्रमुख सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोलेट एवं टोरोक्लेट प्रमुख होते हैं। इन पीत वर्णकों में प्रमुख रूप से विलवर्डिन और विलरुबिन होते हैं। तो पीत वर्णक होते हैं प्रमुख रूप से कौन होते हैं? विलवर्डिन और विलरुबिन होते हैं। वर्णक याद रखना, इसमें पीत वर्णक कौन कौन से है? पीत वर्णक जो हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनते हैं। और पीत रस क्या करती है? वसाओं के पाचन में। पीत रस किसका पाचन करती है? देखो वसा का पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब पीत रस जाता है छोटी आंत में, वहां पर क्या करता है? वसा का पाचन करता है और इनका पायशीकरण करता है। यह भोजन को सड़ने से बचाता है और भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है और यह भोजन की अम्लता को समाप्त कर क्षारीय बनाता है और ताकि अग्नाशय रस के एंजाइम की क्रिया कर सके। अग्नाशय रस के एंजाइम जो होते हैं उसको क्रिया करने के लिए क्या बनाते हैं? क्षारीय माध्यम बनाता है इसको। अब देखिए इसमें यकृत की कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन में भी बदलकर संग्रह करते हैं। हम देखते हैं ना, ग्लूकोज को क्या करते हैं? ग्लाइकोजन में संचित रहता है और संचित कहाँ रहता है? ये यकृत में रहता है। कौन करता है? यकृत की कोशिकाएं करती है।
और जब भी इसको जरूरत पड़ती है तो फिर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देती है और ग्लाइकोजन में बदलकर संग्रह कर देती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहती है। एक ही क्रिया होती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं और एक होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस कहती है। इन तीनों के बारे में अच्छी तरह से आप लिख लेना। देखो यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है, थोड़ा सा गहराई का प्रश्न यहाँ से बनता है। ग्लाइकोजिनोसिस क्या है? यकृत की कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलती है, इसको क्या कह दिया? ग्लाइकोजेनेसिस कह दिया। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या कह दिया? यकृत की कोशिकाएं संग्रहित ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदलेगी, इसको क्या कह दिया? ग्लाइकोजिनोलाइसिस कह दिया। एक है ग्लूकोनियोजेनेसिस के, ये यकृत कोशिकाएं वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल है आदि से पीक ग्लूकोज का संश्लेषण कर लेती है, इन्हें क्या कहती है? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहती है। ये वसीय अम्ल है, अमीनो अम्ल है, उनसे भी क्या कहती है? ग्लूकोज का संग्रहण कर लेती है, तो इसकी वजह से इसको क्या कह दिया? ग्लूकोनियोजेनेसिस कह दिया। और यकृत कोशिकाएं देखो विटामिन ए का संश्लेषण करती है, विटामिन डी का और विटामिन बी12 का संचय करती है। यहाँ से मोस्ट पर्सन देखो बनता है। ए का संश्लेषण यकृत के द्वारा, डी का भी संश्लेषण होता है, याद रखना। केवल यहाँ से प्रकाश की किरणों से या प्रकाश के माध्यम से ये नहीं होती है। डी प्रमुख रूप से देखो सूर्य प्रकाश में पाई जाती है, विटामिन डी है जो अपने को प्राप्त होती है, परंतु यहाँ पर यकृत के द्वारा भी होता है, याद रखना। इसके साथ विटामिन बी12 भी होता है। यकृत कोशिकाएं यूरिया का संश्लेषण करती है। यकृत कोशिकाएं हिप्रिन नामक पदार्थ बनाती है जो क्या करते हैं? रुधिर वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो रुधिर वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है? तो हिप्रिन होता है, अपने पढ़ते हैं हिप्रिन। और इसका निर्माण कहाँ होता है? कौन बनाता है? ये बनाता है यकृत, बनाते हैं यकृत कोशिकाएं। एक ही प्रश्न ये आता है कि यकृत कोशिकाएं प्रोथोमिन एवं फाइब्रिनोजन नामक रुधिर प्रोटीन का निर्माण करती है, ये क्या करे? रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन कौन सी है? प्रोथोमिन और फाइब्रिनोजन है। इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत कोशिकाओं के द्वारा, याद करती है, यकृत कोशिकाओं के द्वारा ही इसका निर्माण होता है। रक्त को थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यकृत भ्रूण अवस्था में रुधिरोत्पादक अंग का कार्य करती है। यानी कि भ्रूण अवस्था में जो रुधिर का उत्पादन होता है, वैसे तो रुधिर का उत्पादन कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अगर भ्रूण अवस्था में अगर शिशु है तो उस समय रुधिर का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। कौन करता है? यकृत करेगा। और वैश्य अवस्था में इसके विपरीत यकृत की कुफर कोशिकाएं मर्त लाल रुधिर कणों को नष्ट करती है। इसके विपरीत होता है, जैसे जैसे वैश्य अवस्था हो जाती है उसके विपरीत यकृत की जो कुफर कोशिकाएं वो क्या करती है? मर्त लाल रुधिर कणिकाएं हैं उसको नष्ट करने का कार्य करती है। अब देखो अग्नाशय, क्या मानव शरीर की दूसरी सबसे पाचक ग्रंथि है? सबसे पहली कौन सी होगी? यकृत होगी, और दूसरी कौन सी होगी? अग्नाशय होगी। यह ग्रहणी के दोनों भुजाओं के मध्य पाई जाती है और यह अनियमित आकार की मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि ये बाह्य स्राव और अंतःस्राव दोनों का कार्य करती है। इसकी वजह से इसको मानव शरीर की इस प्रकार की ग्रंथि कहती है, मिश्र ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि यह बहिस्राव व अंतःस्राव दोनों प्रकार के कार्य करती है। इसका उद्भव जो है भ्रूण के एंडोडर्म से होता है। इस प्रकार यकृत का निर्माण हुआ उसी प्रकार भी अंगनाशय का काम होता है, एंडोडर्म्स होता है भ्रूण की। इसमें दो प्रकार की कोशिका समूह पाए जाते हैं। तो देखो दो प्रकार के समूह कौन कौन से, इसके कार्य कौन कौन से, देखो एसिनाई। देखो यह बहिस्रावी कोशिकाओं का समूह है जो कि स्योंजी उत्तक उत्तक के बीच बीच में पाया जाता है। इन कोशिकाओं द्वारा ही अग्नाशय रस का निर्माण होता है। देखो अग्नाशय रस का जो निर्माण होता है, अग्नाशय किस कोशिका समूह से होता है? एसिनाई से होता है, याद रखना, एसिनाई से। एक है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, ये अंतःस्रावी प्रकृति की कोशिका समूह है और ये बहिस्रावी कोशिकाओं का समूह, याद रखना। ये भी यहाँ से थोड़ा सा देश का कि अग्नाशय की बहिस्रावी कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? एसिनोई कहते हैं, जिसका प्रमुख कार्य क्या है? अग्नाशय रस का पाचन निर्माण करना है। और अग्नाशय की अंतःस्रावी प्रकृति कोशिकाओं का समूह है कौन सा है? तो वो हो जाएगा लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। एसिनाई कोशिका समूह के मध्य कहीं कहीं पर पाए जाते हैं। इसमें 3 प्रकार के अंतःस्रावी कोशिका समूह होते हैं जो अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स का स्राव करती है। जिसमें अल्फा कोशिकाएं हैं, ये क्या करती हैं? ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव करती है। बीटा कोशिकाएं क्या करती है? इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती हैं। गामा या डेल्टा कोशिकाएं क्या करती है? ये सोमेटोस्टेटिन और गेस्ट्रिन और सेरोटोनिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। इसमें याद रखना अल्फा जो कोशिकाएं हैं ग्लूकागोन क्या करेगी?
ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करती है। और इंसुलिन है ये रक्त में क्या करते हैं, ग्लूकोज के स्तर को कम करने का कार्य करती है। ठीक है, और इसकी अगर कमी हो जाती है इसकी इंसुलिन की, तो क्या हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, क्योंकि ये क्या करेगा, रक्त के अंदर ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को, ठीक है, उसको नियंत्रित करने का कार्य करती है। और कहाँ से, किस प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है, बीटा कोशिकाओं से, लैंगरहैंस द्वीपकायों की बीटा कोशिकाओं से होता है, याद रखना। तो ये हो गया अपना आहार नाल और इसके पाचन ग्रंथियां कौन कौन थी और कौन कौन से प्रश्न बने, अपने ये जाना। और इसके अलावा जब अपने इसके एमसीक्यू करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे ऑप्शनल, इसमें आपको और भी ज़्यादा फायदा होने वाला है। एक बार इनको अच्छी तरह से पढ़िए आप 1-2 बार, और इसके बाद अपने इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, उसमें ज़्यादा आपको अच्छा आनंद आएगा करने में। तो आज के लिए इतना ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को जाते जाते एक बार लाइक जरूर कर देना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।